आज यूरोप के दिल से एक ऐसी वार्निंग आ रही है जो सिर्फ जनरल्स के लिए नहीं बल्कि आम घरों के लिए है। यूके के UK चीफ ऑफ द military डिफेंस issues a rare स्टाफ एयर warning. चीफ मार्शल सर रिचर्ड किंगस्टन कह रहे हैं कि ब्रिटिश फैमिलीज अपने बेटों और बेटियों को जंग के लिए मेंटली तैयार करें। Sons and daughters, colleagues, veterans will all have a part to play, to build, to serve, and if necessary, to fight. M16 कह रही है कि ब्रिटेन अब पीस और वॉर के दरमियान एक ग्रे जोन में दाखिल हो चुका है और नेटो के अंदर फोरकास्ट चल रही हैं कि रशिया और नेटो के दरमियान जंग 2027 तक भी हो सकती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, असल सवाल ये है कि जब स्टेट्स अपनी आवाम को वॉर माइंडसेट में लाना शुरू कर दें तो क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली होती है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें मैप्स, मिसाइल और नंबर नहीं चाहिए, हमें एक इंसान चाहिए जो कि जंग देख चुका हो। उसका नाम है एलिस्टर कैंट। 24 साल ब्रिटिश मिलिट्री में एलाइड यूनिट्स की कमांड और 5 कॉम्बैट्स अफगानिस्तान टूर। 24 साल ब्रिटिश मिलिट्री में एलाइड यूनिट्स की कमांड और अफगानिस्तान के 5 कॉम्बैट टूर्स और फिर बैटलफील्ड से सीधा मिलिट्री ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस तक का सफर। ये सिर्फ एक फौजी की कहानी नहीं बल्कि जंग की असल कीमत की कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की। आज के मीडिया में पुतिन को अक्सर कार्टून विलन बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन रियल दुनिया में ना पुतिन पागल है और ना ही इमोशनल। वो एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो प्रेशर, फेयर और पावर के गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। मसला ये नहीं कि पुतिन क्या चाहता है, मसला ये है कि जब सिस्टम प्रेशर में आता है तो गलती का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए नेटो और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एक दूसरे को वार्न कर रही हैं कि रशिया का सबसे बड़ा वेपन उसकी आर्मी नहीं बल्कि उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। और जब यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स की बात आती है तो कोई हीरो नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी अगर एक न्यूक्लियर पावर बटन दबता है तो फिर दूसरा भी दबता है, फिर तीसरा, और फिर कोई जीत नहीं होती। न्यूक्लियर वॉर का मतलब होता है सबका एंड। इसीलिए दुनिया अब तक इस बटन से बची हुई है। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि सबसे ज्यादा खतरनाक लम्हा वो होता है जब लोग समझते हैं कि कोई इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। अब वापस आते हैं एलिस्टर कैंट्स पर। उसका मिलिट्री सफर किसी एकेडमी की लेक्चर हॉल से शुरू नहीं हुआ होता, वो एबरदीन की सड़कों पर लड़ता हुआ बड़ा हुआ होता और फिर ब्रिटिश आर्मी के सबसे टफ यूनिट का हिस्सा बन जाता है। 24 साल की सर्विस में उसने जंग को थ्योरी में नहीं बल्कि रोजाना रियलिटी की तरह जिया है। वो बताता है कि जंग में मौत ड्रामेटिक नहीं होती, अचानक होती है। कभी मोर्टर के शार्पेल से, कभी RPG से, कभी सिर्फ एक गलत कदम से। उसके मुताबिक हर सोल्जर को कई मर्तबा लगता है कि आज शायद उसका आखिरी दिन है। और यहाँ ब्रेवरी बाद में आती है, सबसे पहले किस्मत का नंबर होता है। अफगानिस्तान में नाइट रेड्स, जहाँ अंधेरा दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। फास्ट टॉपिंग, जहाँ हेलीकॉप्टर से जमीन पे 1 सेकंड होता है। और हर दरवाजा खोलने से पहले ये सोचना कि अंदर क्या है, कि दुश्मन, सिविलियन या बॉम्ब। एलिस्टर कहता है कि ये जंग कोई मूवीज जैसी नहीं होती। यहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, सिर्फ शोर, कंफ्यूजन और गलतियों का बोझ होता है। और फिर आते हैं वो लम्हे जो किसी ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं होते। सुसाइड बॉम्बर्स, जिनके पास खो देने के लिए कुछ नहीं होता और उनके खिलाफ कोई रूल काम नहीं करता। हेलीकॉप्टर क्रैशेस, जहाँ टेक्नोलॉजी फेल होती है और ग्रेविटी जीत जाती है। इन सबके दौरान सबसे मुश्किल डिसीजन होता है घर को छोड़ना। एलिस्टर कहता है कि जब वो जंग पे जाता था तो वो अपने बच्चों को अलविदा कहते वक्त ये नहीं पता होता था कि वो वापस आएगा या नहीं। और आज यूके के टॉप जनरल्स कह रहे हैं कि अपने बच्चों को मेंटली तैयार करो। यहाँ कहानी पर्सनल हो जाती है। एलिस्टर ने अपने कमांड के नीचे अपने आदमी खोए, सिर्फ सोल्जर्स नहीं बल्कि दोस्त, और एक कमांडर के लिए ये बोझ जिंदगी भर का होता है। एलिस्टर कहता है कि जंग में मरना सबसे मुश्किल नहीं बल्कि जिंदा रहना और याद रह जाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी भी जंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। AC-130 गनशिप्स, अपेची हेलीकॉप्टर्स, रात के आसमान में जैसे SCI FIC। लेकिन एलिस्टर के मुताबिक टेक्नोलॉजी चाउस को खत्म नहीं करती, बस उसे तेज कर देती है। अफगानिस्तान के टेरेन, 60 डिग्री पहाड़ी चढ़ाइयाँ, गर्मी, थकन, ये सब दिखाता है कि जमीन हमेशा थ्योरी से ज्यादा पावरफुल होती है। और फिर मोरल सवाल, सिविलियन और दुश्मन में फर्क जंग में कभी क्लियर नहीं होता। 1 सेकंड की गलती पूरी जिंदगी का बोझ बन जाती है। इसलिए एलिस्टर कहता है कि एयर स्ट्राइक कॉल करना पावरफुल नहीं, जिम्मेदारी होती है। उसने ऐसे मिशंस लीड की है जिन पर उसे मिलिट्री क्रॉस मिला, लेकिन वो मेडल्स को ग्लोरी नहीं मानता। उसके लिए मेडल्स यादों का बोझ होते हैं। समंदर में ऑयल स्मगलिंग, शिप ब्रोडिंग, शिप के नीचे गिर जाना और मौत से फिर एक बार आंख मिलाना, ये सब उसके लिए रूटीन का काम था।
और फिर सवाल आता है, कॉम्बैट इंसान के दिमाग के साथ क्या करता है? पीटीएसडी, खामोशी और रात के ख्वाब। जंग खत्म हो जाती है लेकिन दिमाग के अंदर चलती रहती है। अब सवाल उठता है कि क्या रशिया यूके को हिट कर सकता है? डायरेक्ट इन्वेजन बहुत मुश्किल, लेकिन साइबर अटैक्स, सैबोटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले ये बिल्कुल मुमकिन है। और यहीं पर नेटो का आर्टिकल 5 आता है, सीधी जबान में, कि नेटो के एक मुल्क पर हमला सब मुल्कों पर हमला होता है। इसलिए अगर रशिया और नेटो आमने सामने हुए तो ये एक रीजनल वॉर नहीं होगी, ये वर्ल्ड वॉर होगी। ऐसी जंग जहां सिर्फ सोल्जर्स नहीं, इकोनॉमीज, इंडस्ट्रीज और सोसाइटीज लड़ेंगी। और अगर पुतिन कभी न्यूक्लियर बटन दबाता है तो कोई जीत नहीं होगी। सिर्फ कुछ अरसे के लिए बचने वाले होते हैं, तो फिर सोल्जर्स मौत क्यों एक्सेप्ट करें? एलिस्टर कहता है कि वो मुल्क के लिए नहीं मरते, वो अपने साथ खड़े आदमी के लिए मरते हैं, ब्रदरहुड। इसीलिए जब वो बैटलफील्ड से पॉलिटिक्स में आता है तो जंग की बात लाइटली नहीं करता। पॉलिटिशियंस को मिलने वाली गालियां और पब्लिक का गुस्सा और जिम्मेदारियां उठाना, ये सब उसका सफर है। वो मानता है यूरोप का सबसे बड़ा मसला लीडरशिप का शॉर्ट टर्म सोचना है। वर्ल्ड वॉर स्लोगन से नहीं जीती जाती और ना ही स्लोगन से अवॉइड होती। आज यूरोप वॉर माइंडसेट की तरफ जा रहा है। डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज रीआर्म हो रही हैं और पेरेंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है। शायद 2027 में जंग ना हो, शायद रशिया कभी नेटो पर हमला ना करे, लेकिन हिस्ट्री का एक रूल है, जब पूरी सोसाइटी को वॉर के लिए मेंटली रेडी किया जाए तो सिस्टम वर्स्ट केस के लिए तैयार होता है। और वर्स्ट केस का मतलब होता है वर्ल्ड वॉर। ऐसी जंग जो सिर्फ बैटलफील्ड्स में नहीं होती बल्कि हर घर, हर इकोनॉमी और हर नस्ल को छू जाती है। इसीलिए सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, अगर होगी तो क्या उसके बाद दुनिया रहेगी या नहीं।